वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 11 मई और 11 मई 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। 8 करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम लोग जीके का एक टॉपिक का इम्पोर्टेंट रिवीजन भी करेंगे। सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक राज्य है जहाँ पर मिड डे मील के साथ साथ प्राइमरी स्कूल्स में जो है नाश्ता भी दिया जाएगा, यानी कि ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। सो मिड डे मील तो होता ही है, ब्रेकफास्ट भी शुरू किया और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। सो आपको थोड़ा सा याद रखना है, इट इज़ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सब तमिलनाडु स्टेट ने अभी जो है इसकी शुरुआत की है, आपको याद रखना है। रिसेंट में आपको पता होगा पिछले ही साल मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया था। कल मैंने आपको बताया था। सो पीएम पोषण योजना का भी याद रखना, ये मिड डे मील योजना का ही दूसरा नया नाम है। सो मिड डे मील योजना ओरिजिनल शुरू कब हुई थी? तो ये 2005 आई थिंक, आई एम नॉट करेक्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये 2009 के आसपास में स्टार्ट हुई है, ठीक है, मिड डे मील योजना मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। बट इसका नाम अभी रिसेंट में चेंज किया था, पीएम पोषण किया था। सो ये आपको याद रखना। कक्षा 8वीं तक जो है स्कूल में मुफ्त में दोपहर का भोजन मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है। सो ये है मिड डे मील। तमिलनाडु स्टेट के बारे में आपको याद रखना। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर आज के टाइम पे एम के स्टालिन जो है ये सीएम है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर आर एन रवि जो है ये राज्यपाल है, गवर्नर है। एंड तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है चेन्नई कैपिटल है, यहाँ पर ही स्थित है चिदम्बरम स्टेडियम। ये है तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर जो है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू हुई है? ऑब्वियसली फ्री सीवर कनेक्शन दिया जाएगा एंड ये है दिल्ली में शुरू, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया। लगभग 30,000 घरों को इससे फ़ायदा मिलेगा। सो ये है जो सीवरेज का पानी जो है यमुना में बहता था उस पर कंट्रोल हो जाएगा और इसी कारण से मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई दिल्ली में। सो ये आपको याद रखना, दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार ने शुरू की। अनिल बैजल जो है ये हैं उपराज्यपाल वर्तमान में। नेक्स्ट है, पद्मश्री विजेता किस भाषा के प्रख्यात कवि रजत कुमार कार जी का निधन हो गया? और इनकी अगर बात की जाए ये जो है मलयालम उड़िया, ये उड़िया भाषा से संबंधित है। सो आपको याद रखना है उड़िया भाषा के ये प्रसिद्ध कवि थे और इनको 2021 में ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है। सो रजत कुमार कार जी का नाम याद रखना है, ये थे और इनकी रिसेंट में डेथ हो गई। उड़िया भाषा बिल्कुल आपको याद रखना है, इनसे ये संबंधित थे। उड़िया भाषा उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित आपको क्या याद रखना, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल, क्योंकि 1936 में इसको बंगाल से अलग किया था 1 अप्रैल के दिन ही। उड़ीसा के नेशनल पार्क आपको याद रखना भीतरकनिका एंड सिमलीपाल। इसके अलावा चिल्का लेक आपको रामसर साइट के रूप में भी याद रखनी है, जो कि भारत की पहली रामसर साइट थी। सो उड़िया इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रजत कुमार कर जी के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब जीता है? सो इम्पोर्टेंट है, मैड्रिड ओपन जो अगर बात की जाए तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये किस देश के? स्पेन के हैं। और मैड्रिड ये भी स्पेन की कैपिटल है, यानी कि इनके देश का ही खिताब जो है इन्होंने जीता है। सो ये आपको याद रखना है, कार्लोस अल्कराज नाम याद रखना, इनके देश का नाम याद रखना, दैट इज़ कार्लोस अल्कराज। अगर बात की जाए यहाँ पर इन्होंने हराए हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, जर्मनी के। एंड यहाँ पर महिलाओं का खिताब की बात की जाए तो ओन्स जाबेउर जो है महिला एकल खिताब जीता है। तो ये आपको याद रखना, मोटे रूप से आपको ये याद रखना, ये सब जो है ना टेनिस के खिताब होते रहते हैं। मैड्रिड ओपन हर तरह के, ठीक है, इनको एटीपी टूर्नामेंट्स कहते हैं। जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन देश के हैं। ये आपको याद रखना, कई बार ऐसे ओपन टूर्नामेंट से संबंधित भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। किस खेल से संबंधित है? ऑब्वियसली टेनिस से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में $100 बिलियन का राजस्व करने वाली पहली कंपनी बनी है? सो दैट इज़, फोटो में देखकर आपको पता चलेगा, रिलायंस ने वित्त वर्ष 2021-22 में जो है $100 बिलियन का राजस्व जो है अर्जित किया है। और यहाँ पर अभी 31 मार्च तक के जो डेटा जारी हुए हैं जहाँ पर रिलायंस ने
मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 102 बिलियन यूएस डॉलर का जो है टर्नओवर हुआ इनका। तो ये आपको याद रखना, और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी है। यहाँ पर इनको जो है अगर बात की जाए, अभी मार्च वाला जो लास्ट क्वार्टर था, यहाँ पर इनको 22% की एनुअल मतलब जो है 22% की ग्रोथ मिली है, और ओवरऑल इस कंपनी की 28% की एनुअल ग्रोथ है। अब रिलायंस में सब आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टेलीकॉम सेक्टर भी मिलेगा, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम सेक्टर भी मिलेगा, यहाँ पर आपको एनर्जी सेक्टर भी मिल जाएगा। तो इन सब सेक्टर को मिलाकर रिलायंस के ये आंकड़े हैं, ये आपको याद रखना। 102 बिलियन डॉलर एक साल के अंदर अंदर। रिलायंस की बात की जाए तो इसके चेयरपर्सन कौन है आज के टाइम पे? मुकेश अंबानी जी चेयरपर्सन है, जो कि इंडिया के रिचेस्ट मैन भी है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग कौन है? तो वो है गौतम अडानी, इनकी एनुअल रिपोर्ट के अनुसार। जबकि अभी रिसेंट में जो रिपोर्ट जारी हुई थी, वहाँ पर गौतम अडानी 5वें नंबर के सबसे अमीर हो गए थे, यानी कि अंबानी से भी आगे थे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? किसी भी इंपॉर्टेंट खेल का शुभंकर या मस्कट जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। सो ये तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इसका अगर बात किया, धाकड़ है खेल का शुभंकर, क्या है? धाकड़। सो आपको याद रखना, धाकड़ है, हरियाणा में हो रहा है तो धाकड़ तो हो गई। सो इसी तरह से याद रख सकते हैं, धाकड़ है, धाकड़। ये है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर मस्कट। यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने जो है यहाँ पर इनके मस्कट, ऑफिशियल जर्सी, लोगो सब कुछ लॉन्च किया है। मेन तो आपको ये शुभंकर याद रखना है, जिसको हिंदी में शुभंकर कहते हैं। मस्कट याद रखना, धाकड़ जो है इसका मस्कट है। मिराई तोबा किसका है? टोक्यो ओलंपिक का। ऑब्वियसली टोक्यो ओलंपिक पे मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, तो वो जाकर देख लेना, आप लोग चैनल पे सर्च कर लेना एग्जाम तक टोक्यो ओलंपिक, आपको मिल जाएंगे वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वहाँ से क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। 19 में हुआ था गुवाहाटी, सॉरी पुणे महाराष्ट्र में, और 20 में हुआ था गुवाहाटी में। ये 21 में होना था हरियाणा में, नहीं हुआ। इस साल 2022 में हो रहा है हरियाणा के पंचकुला में। ऑफिशियल रूप से पंचकुला है, बाकी 4-5 जगह पर होगा, चंडीगढ़ में भी होगा और भी जगह होगा, लेकिन आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंचकुला हरियाणा में आयोजित होगा। सो धाकड़ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एंड ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी मैंने आपको बताया भी था कि यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुए एंड मास्टर गेम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका फेवरेट भी हो सकता है आने वाले टाइम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रोज़ करंट में कुछ ना कुछ अलग टॉपिक की जानकारी मिलेगी। सो आज का जीके डोज में वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्विक रूप से बताऊँगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनको डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अंटार्कटिका डेजर्ट। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन सीधा पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। एंड ज़्यादातर लोग 90% लोग जो हैं सहारा करके आ जाते हैं, एंड उनका गलत भी हो जाता है। अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में है एंड ऐसा नहीं बोला गया कि उष्ण कटिबंधीय या फिर गर्म रेगिस्तान, देन अंटार्कटिका करेक्ट होगा। यहाँ पर बर्फ़ है, लेकिन वो भी तो एक तरह का रेगिस्तान ही है। रेगिस्तान मतलब क्या है? अंटार्कटिका में इतनी बारिश नहीं होती है, बट फिर भी वहाँ पर न तो कोई वनस्पति है न इंसान है, तो वो रेगिस्तान में ही काउंट किया जाता है, मरुस्थल में। सो अंटार्कटिका डेजर्ट ऑन द नंबर 1। अब इनके एरिया वगैरह सब कुछ कहाँ पर मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। आर्कटिक मरुस्थल सेकंड पे है, ये कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में मिलेगा आपको, ऊपर नॉर्वे वगैरह वाले देशों में। फिर थर्ड नंबर पे आता है सहारा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान, ऑब्वियसली अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा तो अंटार्कटिका, लेकिन पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सो सहारा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है, और ये विश्व का सबसे बड़ा भी है। ये कहाँ पर है? 11 देशों में फैला हुआ है ये। और ये कहाँ पर है? ये है नॉर्दर्न अफ्रीका में। नॉर्दर्न अफ्रीका के सभी देशों में, लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, इन सभी देशों में जो है ये, चाड वगैरह, इन सब में ये फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। सो ये आपको याद रखना है। यहाँ से नाइल रिवर भी निकलते हैं इजिप्ट में, सहारा डेजर्ट के अंदर से ही। नेक्स्ट है अरब का रेगिस्तान। सो अरब का रेगिस्तान अगर बात की जाए, ये अरेबियन कंट्रीज़ में है, जहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, ईरान का नहीं है इसमें शामिल, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जो है ना, ओमान,
इनके रेगिस्तान को संयुक्त रूप से अरब का रेगिस्तान कहते हैं। एंड ये 4th नंबर पे आता है। गोबी डेजर्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ पर है, चाइना में है, ठीक है, चाइना में है गोबी डेजर्ट, आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में मिलेगा कालाहारी, बोत्सवाना के पास में। बोत्सवाना डेजर्ट भी ये मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट है थार का डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों में है, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में है थार का डेजर्ट। इंडिया में मेनली अगर पूछा जाए तो राजस्थान में, वो भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट अगर बात की जाए तो ये मिलेगा आपको साउथ अमेरिका में और चिली देश, अर्जेंटीना देश में मिलेगा आपको, मेनली चिली में ही है, बट चिली अर्जेंटीना वगैरह याद रखना, चिली देश में आपको मिलेगा। ये सबसे शुष्कतम रेगिस्तान है विश्व का, जहाँ पर अगर बात की जाए तो चिली में ये जो रेगिस्तान है, यहाँ पर एक एरिका नाम की जगह है, जहाँ पर पिछले कई 100 सालों से भी बरसात नहीं हुई होगी। तो शुष्कतम डेजर्ट पूछ ले, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो अटाकामा डेजर्ट। अगर पूछ ले कि सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान, या फिर उस रेगिस्तान का जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा थारक वाला डेजर्ट होगा, ये भी आपको याद रखना। इस तरह के काफ़ी सारे और भी डेजर्ट्स हैं, जैसे तकला माकन हो गया, ये चाइना में मिलेगा आपको तकला माकन, ठीक है, तकला माकन। एंड उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मिलेगा आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जहाँ पर अलग अलग तरह के डेजर्ट्स हैं। एंड और भी काफ़ी सारे डेजर्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इन सब के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से गूगल पे जाना है। मैं आपको ये क्यों बताता हूँ, ये आपके ही बेनिफिट की बात है। गूगल पे आपको सब कुछ जब फ्री में मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, आपको गूगल पे जाके एग्ज़ाम तक सर्च कर लेना है। एंड जब आप एग्ज़ाम तक सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम तक पर जाने के बाद आपको जो है ज्योग्राफी वाले या फिर स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में जा सकते हैं, या फिर सर्च बटन करके क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर विश्व के प्रमुख रेगिस्तान सर्च कर लीजिएगा, रेगिस्तान वर्ड लिख लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ पर आप जाकर पूरी डिटेल पढ़ पाएंगे। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको डेजर्ट्स बताए कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर आपको इनके एरिया और जो इम्पोर्टेंट मैंने जो 10 डेजर्ट्स बताए उनके सभी से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट है एंड आपको पढ़ने में भी काफ़ी मजा आएगा, वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ज़रूर से जब भी आपको टाइम मिले एग्ज़ाम तक वेबसाइट खोल के पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक वहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक यानी कि इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल किसके लिए, निरीक्षण और सुरक्षा के लिए, जो दिल्ली में एयरफोर्स हेडक्वार्टर है वहाँ पर इनकी तैनाती की जाएगी। तो ये इंडियन एयरफोर्स के डीजी जो हैं संजीव कपूर जी को बनाया गया है, ये आपको याद रखना। संजीव कपूर भी ऑब्वियसली एनडीए कैडेट्स है एंड इंडियन एयरफोर्स में 7,000 घंटे से भी ज़्यादा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है इनको। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाते थे ये। अभी रिसेंट में आपको ये याद रखना कि इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक जो कि अगर बात की निरीक्षण और सुरक्षा के लिए हैं तो संजीव कपूर जी को नियुक्त किया। संजीव सिंह कौन है, तो ये भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष याद रखना। और इनसे ऊपर कौन है, तो वी.आर. चौधरी हैं इंडियन एयरफोर्स के हेड आज के टाइम पे। बी.एस. राजू कौन बने, तो बी.एस. राजू बने इंडियन आर्मी के नए उपाध्यक्ष, ठीक है, ये भी उपाध्यक्ष बने। एंड मनोज पांडे आपको पता होगा आर्मी चीफ बने। मनोज कटियार ये बने डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। सो ये सभी चारों नाम आपको याद रखने हैं, रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी में ऑलरेडी। ये कहाँ पर शुरू किया जाएगा, सो आरआरटीएस जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये दिल्ली मेरठ के बीच में शुरू किया जाएगा। वैसे ओरिजिनली जो है कुछ 18-20 किलोमीटर जो है ये 2023 में शुरू किया जाएगा एज अ लाइक कि मतलब टेस्टिंग के तौर पर। बाकी पूरा प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर दिल्ली मेरठ के बीच में आने जाने में टाइम जो है वो आधे से भी कम हो जाएगा। यहाँ पर अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि इसके जो कोच होंगे ना ये मेड इन इंडिया होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंडिया का फ्लैग भी है एंड ये पहले कोच जो हैं बनकर तैयार भी हो चुके हैं, गुजरात में बने हैं ये। एंड ये अगर बात की जाए तो दिल्ली मेरठ के लिए चलने के लिए तैयार है एंड ये बिल्कुल बनेंगे मेड इन इंडिया में। कुछ पार्ट्स इसके इंपोर्ट किए जाएंगे लेकिन वो भी यहीं पर इंडिया में ही असेंबल किए जाएंगे। सो मेड इन इंडिया के तहत है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। कब तक बनेगा, 2025 तक। किन के बीच में, दिल्ली मेरठ के बीच में है, ये आपको याद रखना है और ये भारत का पहला होगा अभी तक।
नेक्स्ट है असानी चक्रवात, आपको पता है ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, असानी चक्रवात का नाम किस देश ने रखा। एंड सेकंड थिंग कि असानी चक्रवात अभी रिसेंट में कहाँ पर आया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो यही थी आज की चर्चा, आज का वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।